हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो में बात करूंगा टॉप 50 क्वेश्चन की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा। मैं बता दे रहा हूँ आप। मैंने कम से कम 4 से 5 घंटे इसमें दिए हैं कल, ठीक है। इसलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलेक्शन मैंने किया है आपके लिए। तो लास्ट टाइम पे किसी का भी एग्ज़ाम हो आपका, ठीक है, यही नहीं है कि HURL के लिए, आपका किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी मैकेनिकल का एग्ज़ाम हो, ये क्या कहते हैं, SSC का हो, JEE का, बार का, NPCL या इंडियन कोस्ट गार्ड का, वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। और बहुत ही क्वेश्चन आपके उस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई वीडियो को लाइक भाई कर देना, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। अब देखो उसके बाद फिर लाइक करना, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, देखो यहाँ पे क्या है, पैटर्न इसका देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो, CBT एग्ज़ाम होगा ये, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा HURL का, ठीक है। उसके बाद 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें और 2 घंटे लगेंगे, ठीक है, 2 घंटे का होगा ये। मैकेनिकल आएगा और नॉन टेक आएगा, ठीक है। अब देखो, मैकेनिकल आएगा, नॉन टेक आएगा, ठीक है। अब इंग्लिश भी आएगा यहाँ पे, मैथमेटिक्स भी आएगा, रीजनिंग आएगी और GK आएगी। अब यहाँ पे हम चिंतित हैं कि 100 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से क्या क्या रेशियो रहेगा, मैकेनिकल का कितना रहेगा और नॉन टेक का कितना रहेगा। देखो यहाँ पे 60 से 40 का रेशियो हो सकता है, 80 से 20 का रेशियो हो सकता है, ठीक है। 40-60 मतलब 60 मैकेनिकल के हो सकते हैं तो 40 नॉन टेक हो सकते हैं, 80 मैकेनिकल हो सकते हैं तो 20 नॉन टेक हो सकते हैं। मेरा जहाँ तक उम्मीद है तो 60 और 40 का रेशियो हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब जो सारी जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, जो भी एग्जामिनेशन करवाते हैं ये लोग, ये पहले क्या रखते थे, 80 से 20 का रेशियो रखते थे। अब लेकिन अभी नॉन टेक भी ज़्यादा देने लगे हैं, ठीक है। तो समझ जाइए आप कि 60 से 40 का रेशियो हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये, ठीक है। इसमें एक और बात है, नेगेटिव, देखो क्लियर नहीं लिखा किसी में, एग्जामिनेशन में क्लियर नहीं है कि कितने का रेशियो होगा। मैं लेकिन आपको मैं बता दूं 60 से 40 का रेशियो होगा, 60 मैकेनिकल तो 40 नॉन टेक, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कितनी रहेगी, 0.25। मतलब अगर आप 4 गलत करके आते हो, रॉन्ग करके आते हो, तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। और 1 गलत करके आते हो तो 0.25 आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार करे हैं मैंने, देखो। तो आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहना है साथ साथ में, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं बता ही रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। 1 लीटर वाटर ऑक्यूपाइड ए वॉल्यूम ऑफ, तो 1 लीटर वाटर होता है, ऑक्यूपाइड कितना करता है बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 1000 मीटर क्यूब। 1000 मीटर क्यूब 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाइड करता है, ठीक है, ग्रहण करता है। तो यहाँ पे 1 लीटर होता है, 1000 मीटर क्यूब होता है, याद रखना। सेंटीमीटर क्यूब मतलब आके आ जाना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम बात करें, 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो 1/1000 लीटर होता है, ठीक है। और 1 किलोग्राम की बात करें तो 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। ये कुछ डेटा है इंपॉर्टेंट। बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2, देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन किसी चीज़ में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट डज सिंबल, ये वाला सिंबल आपको दे रखा है, एम्प्लॉय इन वर्क स्टडी, कार्य अध्ययन के लिए ये वाला सिंबल है, वो किसके लिए है बताइए। इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्ट, डिले या परमानेंट स्टोरेज। तो ये भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए सभी लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डिले, ठीक है। ये इस तरह देखो, इस तरीके का डी सा बना है, ठीक है, तो याद कर लो डिले होता है, ठीक है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है इससे। देखो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे करके। देखो क्वेश्चन लेवल की बात नहीं करें, देखो लेवल की बात करें तो आप और भी वीडियो देख सकते हो, उसमें बहुत लेवल के मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। ये नहीं कि आप मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन देख के छोड़ दो वीडियो को। देखो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, ये इस तरीके की बात, इस तरीके अगर मार्क आ जाए तो स्टोरेज होता है, ठीक है, स्टोरेज होता है। ओ टाइप का आ जाए तो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन हो गया। इस तरीके का आ जाए बॉक्स टाइप का तो इंस्पेक्शन होता है, ठीक है, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन होता है। इस तरीके तो तीर वाला चिन्ह आ जाए इस तरीके का तो ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सारे मार्क याद करके रखना, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ देखिए भाई, सॉलिड इज अलॉय ऑफ, तो सॉलिड इज अलॉय, सॉलिड मतलब सॉरी सोल्डर है, ठीक है। सोल्डर इज अलॉय ऑफ, तो सोल्डर किसका होता है, टिन एंड सिल्वर का होता है, कॉपर एंड टिन का होता है, टिन एंड लेड का होता है, लेड एंड कॉपर। जल्दी बताइए आंसर क्या हो सकता है इसका। सभी लोग आंसर दो कमेंट बॉक्स में, जहाँ लाइव चल रहा है तो उसमें दो आंसर,
ठीक है, लाइव कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा आपको, उसमें आंसर दो, तभी थोड़ा सही लगेगा मुझे। टिन एंड लेड का होता है, ठीक है। सोल्डर की अगर बात करूँ तो टिन एंड अलॉय का होता है यहाँ पे, ये याद रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे इसका टिन और लेड हो जाएगा, याद कर लेना, ठीक है। पॉइजन अनुपात, ये बताइए भाई, पॉइजन अनुपात बताइए क्या आंसर होगा इसका पॉइजन अनुपात का। तो पॉइजन रेशियो जो होता है वो देखिए, एक तो म्यू से करते हैं और 1/m से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मान क्या होगा बताइए, लेस देन 1 होता है, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा, लेस देन 1, एक से कम होता है। इसकी वैल्यू होती है भाई, बता दूं मैं, 1/4 और 1/3 के बीच में होती है, बिटवीन, ठीक है। 1/4 टू 1/3 के बीच में होती है, बिटवीन होती है 1/3, तो एक से कम होती है, लेस देन 1, याद रखना, सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई, इसका आंसर बताइए, ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ ए वर्क पीस इज नॉन एज, कार्य के टुकड़े के अंतिम सिरे को प्रवर्ण करने का कार्य कहलाता है। बताइए, चैम्फरिंग कहलाएगा, ग्रूविंग कहलाएगा, काउंटर सिंकिंग या काउंटर बोरिंग। जल्दी फटाक से आंसर बता दो भाई सभी लोग। देखो मैं इसमें 50 क्वेश्चन बताए हैं मैंने, लेकिन मैं आपको लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन करा दूंगा, 100 से ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखते रहो, मज़ा आ जाएगा आपको आगे, ठीक है। यहाँ बताइए, पहले आंसर बताइए, ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग एक्सट्रीम, तो यहाँ पे कह रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, चैम्फरिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या ऑपरेशन होता है, इस तरीके का ऑपरेशन होता है, ये इस तरीके का होगा, ठीक है। एक मिनट रुकना, इस तरीके का आप बनाओगे, इस तरीके का, ठीक है, मान लो टूल है, तो ये वाला जो है ना इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके से बना रहे हो आप, तो इसको हम बेवलिंग बोलेंगे, ठीक है। एक्सट्रीम कार्य को टुकड़े का जो किनारे से कट कर दिया ना इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं चैम्फरिंग, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन होता है चैम्फरिंग बोलते हैं, तो याद रखना। यहाँ देखिए भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, TIG इलेक्ट्रोड यूज इन TIG, तो TIG वेल्डिंग क्या होती है भाई, TIG होती है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। बताइए पहले, सबसे पहले इसका आंसर बताइए, इलेक्ट्रोड यूज इन TIG वेल्डिंग, तो इलेक्ट्रोड क्या होता है यहाँ पे, किसका होता है, टंगस्टन का होता है, ठीक है, याद रखना, टंगस्टन का होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले TIG की फुल फॉर्म होना पता होना चाहिए, तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, ये पता होना चाहिए। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इसका इलेक्ट्रोड, इसका टंगस्टन होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी बात करूँ मैं, तो इनर्ट गैस होती है, इसमें आर्गन और हीलियम, आर्गन और हीलियम गैस इनर्ट गैस यूज़ करी जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड जो यूज़ होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है, ठीक है, नॉन कंज्यूमेबल मतलब घिसता नहीं है। तो 3 चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से। और MIG वेल्डिंग आ जाए, तो MIG वेल्डिंग में क्या होता है, MIG वेल्डिंग में क्या होता है भाई बताइए, वो वहाँ पे मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है, ठीक है। MIG वेल्डिंग क्या होती है, यहाँ पे मैं देखो एक और बात बता दे रहा हूँ, ठीक है। MIG वेल्डिंग तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, याद रखना। और इनर्ट गैस भी, इनर्ट गैस क्या यूज़ करी जाती है भाई बताइए, इनर्ट गैस यूज़ करी जाती है पे आर्गन, ठीक है, आर्गन यहाँ पे यूज़ करी जाती है, मेटल इनर्ट गैस। और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ कराया जाता है यहाँ पे, ठीक है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है जो घिसता है, वो यहाँ पे यूज़ कराया जाता है MIG वेल्डिंग में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बाकी नेक्स्ट देखते हैं अभी, यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी मैंने जस्ट बताया था आपको क्वेश्चन, इन इनर्ट गैस वेल्डिंग जनरली यूज गैसेस, सब मिक्स लेके आया हूँ, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन है, देखते रहिए आप, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहने कि आपको कितने आंसर आ रहे हैं, मैं भी तो देखूँ आप आंसर दे पा रहे हो कि नहीं। देखो वीडियो को लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत लगी, 4 से 5 घंटे मैंने बनाए हैं तैयार करने में क्वेश्चन को, ऐसी नहीं बन जाती हैं। नहीं तो अगर किसी को आसान लगता है तो मेरे लिए PDF बना के भेजता रहे, ठीक है, मैं उसको देता रहूँगा 10-15 रुपये 20 रुपये, ठीक है। अगर लग रहा है ऐसा आपको किसी को, प्रेजेंटेशन बनाने में टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। ये जो प्रेजेंटेशन बनाई है मैं 4 से 5 घंटे लगे हैं इसमें बनाने में ही, कि क्वेश्चन ढूंढना है, क्वेश्चन सर्च करना है, किस तरह के क्वेश्चन कराने हैं आपको। तो इनर्ट गैस वेल्डिंग जनरली यूज फॉर, इनर्ट गैस मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, आर्गन गैस करते हैं, ठीक है, आर्गन गैस। अब इनर्ट गैस यूज़ क्यों करें, जैसे मान लो कि आपकी वेल्डिंग है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपकी वेल्डिंग है, ये आपकी वेल्डिंग कर रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है ये, और वेल्डिंग कर रहे हो यहाँ पे इस तरीके से। तो आर्गन गैस यहाँ पे यूज़ कैसे करी जाती है, जो आर्गन ये गैस ये यहाँ यूज़ क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यूज़ कर रहे हैं आर्गन गैस ये के मतलब जो ये वातावरण होगा, ठीक है, आपका, ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसें जो होंगी ना, वो इस पर इफेक्ट ना कर पाएँ, ठीक है, इस वेल्डिंग को ख़राब ना कर पाएँ, इसलिए आर्गन गैस इनर्ट गैस यूज़ करी जाती है, ठीक है। चलिए
यहाँ बताइए भाई, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखो, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी मास 100 किलोग्राम टू प्रोड्यूस एन एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का भाई हमें पता है कि फोर्स F बराबर ma होता है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। m कितना है हमारा, m दे रखा है, हम यहाँ पे 100 इंटू 5 मीटर पर सेकंड यहाँ का एक्सेलेरेशन दे रखा है, त्वरण दे रखा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है, 500 न्यूटन, ठीक है, 500 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो फोर्स बराबर मैंने बताया था F बराबर ma होता है, ma, एक मिनट रुकना, F बराबर ma होता है, ठीक है। तो न्यूटन इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, और क्या हो सकता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और CGS में क्या होता है, CGS अगर कर तो डाइन होता है, D/NE, याद रखना, ये भी इसकी यूनिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत टॉप का क्वेश्चन है भाई, बताइए, बहुत बार मैकेनिक्स पढ़ी होगी। ए 16 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस अ मूवमेंट 64 न्यूटन, द मूवमेंट आर्म इज, एक 16 न्यूटन का बल द्वारा 64 न्यूटन मीटर आघूर्ण उत्पन्न होता है, तो आघूर्ण आर्म कितना होगा, जल्दी बता दीजिए भाई, सभी लोग बता दो, इसका आंसर क्या होने वाला है, बताइए बताइए, सभी लोग बताइए। कैसे करेंगे, देखो देखो दे का रखा है आपको, F बराबर दे रखा है, दे रखा है क्या, देखो F बराबर 16, ठीक है, F बराबर आपको 16 दे रखा है, और T बराबर दे रखा है आपको, टॉर्क दे रखा है, वो दे रखा है 64, ठीक है, 64 दे रखा है ना। तो मूवमेंट का फॉर्मूला जो होता है, मूवमेंट बराबर क्या होता है भाई, मूवमेंट का फॉर्मूला होता है T बराबर क्या होता है, F इंटू एल होता है, ठीक है, याद रखना, F इंटू एल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे L आपको फाइंड करनी है, L क्या है आपको फाइंड करनी है, तो L बराबर मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, T/F हो जाएगा, ठीक है, T/F हो जाएगा। तो T कितना है हमारा 64, और L कितना है 16, 16 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना, जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो T बराबर F इंटू एल लगाया है, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, याद रखना, मूवमेंट वाला, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ रहा होगा जहाँ तक है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच थ्योरम इज यूज फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी अप्लाइड विद 3 कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्स, 3 संगामी समतलीय बलों वाले पिंड के संतुलन के लिए कौन सा प्रमेय उपयुक्त होता है, बताइए भाई, जल्दी बताओ आंसर इसका क्या होगा, बताओ बताओ। तो इसका आंसर होगा क्या, लामिस थ्योरम, ठीक है, लामिस थ्योरम होगा। देखो लामिस थ्योरम क्या है, लामिस थ्योरम देखो, मैं एक पॉइंट पे जैसे मान लो 3 कॉनकरेंट फोर्स बनाता हूँ, ठीक है, 1 2 3, इस तरीके से, यहाँ पे P फोर्स है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Q फोर्स है, यहाँ पे R फोर्स है, ठीक है, ये 3 तरीके के फोर्स बना दिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो इनके अल्फ़ा बीटा और गामा, ये तीनों। तो यहाँ पे जो थ्योरम क्या कहलाती है भाई, बता दूँ मैं, P/sin अल्फ़ा। देखो P वाला फोर्स लेंगे तो इसके सामने वाला जो कोण है ना, एंगल है, वो अल्फ़ा, ये लेंगे, P/sin अल्फ़ा इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q/sin बीटा और R/sin गामा, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद रखना, ये आपके काम आएगी बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, पूछ भी सकते हैं, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए भाई इसका आंसर बताइए। देखिए भाई इसका क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द मास किलोग्राम आफ्टर फॉलिंग द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम रेस्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, विरामावस्था में 5 मीटर ऊंचाई से गिरने के बाद 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का वेग लगभग कितना होगा, ठीक है, ये आंसर आपको बताना है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 5 मीटर ऊंचाई, ठीक है, एच बराबर कितनी दे रखी है आपको, 5 मीटर हाइट, ठीक है, हाइट दे रखी है 5 मीटर, एन दे रखा है आपको कितना, 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम दे रखा है। उसके बाद आपको क्या है, वी आपको फाइंड करवाना है, वी फाइंड करवाना है। तो एक इक्वेशन होती है, क्या है, देखो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, V² बराबर U² 2GH, ठीक है, 2GH, ये आपकी क्या इक्वेशन है, गति की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे देखो V² बराबर प्रारंभिक वेग तो हम 0 मानते हैं, ठीक है, और 2 इंटू जी कितना है हमारा, जी कितना है बताइए, जी है 10, ठीक है, दे रखा है उसमें, हाइट कितना है 5 आफ्टर फॉलिंग, जी यहाँ पे 10 मानेंगे, ठीक है, 9.8 होता है, और एच है यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 और 50 दूनी 100, तो V² बराबर 100 आ गया। तो V बराबर कितना हो जाएगा, 10 का रूट में करेंगे, ठीक है,
ये रूट हो जाएगा, वी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 100 हो जाएगा और वी बराबर फिर हो जाएगा यहाँ पे 10। समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी आंसर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टील से रिलेटेड है क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर, बताइए क्या आंसर होगा। हार्डनेस ऑफ द स्टील डिपेंड्स अपॉन, तो स्टील की जो हार्डनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है बताओ। अमाउंट ऑफ सीमेंट एड एंड इट्स कंटेंट, अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट या कंटेंट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट, ठीक है। मतलब जितना आपका स्टील में, ठीक है, ये स्टील है, ठीक है, ये स्टील है, इसमें आप कार्बन जितना डालोगे, ठीक है, इसकी इतनी उतनी हार्डनेस होगी ना, हार्डनेस होगी वो इनक्रीज़ होगी, ठीक है, याद रखना। चलिए तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कलेक्शन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा सा बस सब्र करो। देखो ये बताइए 1841, ठीक है, 1841 HSS, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे पहले सबसे पहले इसका आंसर बताइए क्या होगा। 1804 HSS में क्रोमियम की प्रतिशत कितनी होगी बताइए, क्रोमियम कितना होगा यहाँ पे, ठीक है, क्रोमियम होगा 2%, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ मैं, HSS क्या होता है। तो HSS होता है हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील, ठीक है। और यहाँ पे HHS की बात करूँ मैं तो 1841 जो कोड है ना तुम्हारा, 1841, ठीक है, याद रखना। 18% क्या होता है, क्रोमियम होता है, याद रखना, Cr क्रोमियम होता है। 4% क्या होता है, सॉरी, यहाँ पे 18% टंगस्टन होता है, ठीक है। टंगस्टन मतलब W से डिनोट करते हैं, मैं टंगस्टन लिख दे रहा हूँ, चलो हटाओ। टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम, ठीक है, वैनेडियम 1841 टंगस्टन क्रोमियम वैनेडियम होता है, याद रखना। 1841 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे जो टंगस्टन जो होता है वो हॉट हार्डनेस को बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है, हॉट हार्डनेस को, ठीक है। जितना भी मान लो कि आपने देखा होगा जो बल्ब होता है ना, ठीक है, बल्ब होता है ना, बल्ब, उसके अंदर क्या होता है देखा होगा तुमने, ठीक है, ये बल्ब है, तो बल्ब के अंदर क्या होता है, टंगस्टन होता है ना, ये तार देखा होगा। तो टंगस्टन क्या होता है कि जितना भी मतलब हीट हो जाता है फिर भी वो ख़राब नहीं होता, डैमेज नहीं होता, ठीक है। तो हॉट हार्डनेस को होता है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको डेटा बताने वाला हूँ, बस ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। देखिए मटेरियल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे हम बात करें, देखो यहाँ पे स्टील की बात करें, ठीक है, डेड स्टील, डेड स्टील जो होती है, यहाँ पे कार्बन की परसेंट कितनी होती है, 0.15, ठीक है, डेड स्टील की। फिर मीडियम कार्बन स्टील आ जाती है, मीडियम कार्बन, ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील आ जाती है, यहाँ पे कितनी होती है, 0.15 से लेके 0.45। और इस मीडियम कार्बन स्टील को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लो कार्बन स्टील, याद रखना, लो कार्बन स्टील बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी माइल्ड स्टील है, गलत हो गया थोड़ा, ये मीडियम कार्बन स्टील है ना, रुकना अभी एक मिनट है कि डेड स्टील तो आप समझ में आएगा, डेड माइल्ड स्टील, डेड स्टील होगी 0.15 तक हो गया, ठीक है, 0.15। फिर आता है माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, इसको क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं हम लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील बोलते हैं। इसमें कितनी परसेंट की मात्रा होती है, 0.15 से लेकर 0.45, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियम कार्बन स्टील आती है, मीडियम कार्बन स्टील, तो इसमें कितनी होती है भाई, इसमें 0.45 से लेके 0.8% तक कार्बन होती है, ठीक है। हाई स्पीड हाई कार्बन स्टील आती है, हाई कार्बन स्टील में कितनी होती है, 0.8 से लेके 1.5 तक, ठीक है, 1.5% तक होती है। तो ये कुछ डेटा है, बस आपको सुनते रहना है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात और बता दें, बॉल बियरिंग होती है अपनी, ठीक है, बॉल बियरिंग, ये क्वेश्चन सब आने वाले क्वेश्चन है। बॉल बियरिंग जो होती है वो किसकी बनी होती है, जो बॉल्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, वो याद रखना, ठीक है। बॉल बियरिंग, BEARING, पता होगा बॉल बियरिंग कैसे, तो मीडियम कार्बन स्टील की बनी होती है, किसकी बनी होती है, मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है, इसकी बनी होती हैं। और मीडियम कार्बन स्टील में कितनी परसेंटेज होती है कार्बन की, अभी मैंने जस्ट बताया था, 0.45 से लेके 0.8% तक, ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट मैं बता दूं आपको 18/8 स्टील, 18/8 स्टील होती है, इसमें 18% क्या होता है, क्रोमियम होता है, ठीक है, और 8% क्या होता है, निकिल,
ठीक है, ये होता है। और 18/8 स्टील को क्या और बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्टिनेटिक स्टील। ठीक है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, AUSTENITIC, ऑस्टिनेटिक स्टील बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ, सुनते रहना। ठीक है, एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट के जो कंपोनेंट होते हैं किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं एल्यूमिनियम के। ठीक है, एल्यूमिनियम के, क्योंकि ये थोड़ा सा मजबूत होता है और वेट होता है इसमें कम होता है। ठीक है, और इसके बाद जैसे हम मान लो कि हम गियर को स्पेसिफाइड करें तो किससे करेंगे, बताओ। गियर को स्पेसिफाइड हम करेंगे, साइज ऑफ गियर स्पेसिफाइड तो पिच सर्कल डायमीटर से करेंगे, और साइज ऑफ कैम डिपेंड्स अपॉन होगा वो बेस सर्कल से करेंगे। ठीक है, और कुछ और इम्पोर्टेंट डाटा बता दे रहा हूँ मैं। रैंकाइन फार्मूला याद पता है आपको, रैंकाइन फार्मूला होता है, रैंकाइन थ्योरी होती है, वो ब्रिटल मटेरियल के लिए होती है, BRATTLE, ब्रिटल मटेरियल के लिए। ठीक है, उसके बाद गेस्ट थ्योरी होती है, गैस थ्योरी होती है, वो डक्टाइल मटेरियल के लिए होती है। सब ये रिवीजन करा रहा हूँ आपका मैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट डेटा है, और भी बता दूँ कुछ। अब देखो यहाँ पे बात हम करते हैं, देखो यहाँ पे बात करते हैं 2% से कम है अगर, ठीक है, कार्बन है ना, कार्बन की और मात्रा है 2% से अगर क्या है, ज़्यादा है, 2% से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कास्ट आयरन बनेगा। ठीक है, याद रखना, 2% से ज़्यादा है तो कास्ट आयरन बनेगा, और 2% से कम है, मान लो कि कार्बन की मात्रा है ना, वो क्या है, 2% से कम है, तो यहाँ पे स्टील बनेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आते हैं। ठीक है, कार्बन की जो क्वांटिटी है वो 2% से अगर एबव है तो आयरन बनेगा यहाँ पे, और 2% से कम है तो स्टील बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो पिग आयरन होता है, सबसे पहले हमारा पिग आयरन होता है, पिग आयरन थोड़ी देर देख लो यार, ये थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पिग आयरन होता है वो ब्लास्ट फर्नेस में इसको बनाते हैं। ठीक है, फ्यूल जो होता है वो कोक होता है। ठीक है, कोक फ्यूल यूज़ करते हैं यहाँ पे। कास्ट आयरन होता है, इसके बाद कास्ट आयरन आता है, कास्ट आयरन। ठीक है, इसको किस में करते हैं, क्यूपोला फर्नेस में, क्यूपोला फर्नेस, क्यूपोला भट्टी होती है उसमें करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टील आती है भाई, स्टील ये आ जाए तो कर लोगे। स्टील आती है वो ओपन हर्थ फर्नेस, ओपन हर्थ फर्नेस। ठीक है, या फिर इसको सीमेंट मार्टिन प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, सीमेंट मार्टिन प्रोसेस बोलते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, बाकी और भी मैं कुछ बता दूं आपको, लोगों तो और बता रहा हूँ। ठीक है, देखो और मैं एक बात बता दूं आपको, अभी मैंने जस्ट बताया था आपको कार्बन। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, स्टील, स्टील, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, कार्बन, कार्बन बढ़ा रहे हैं। तो हम कार्बन बढ़ाते हैं तो देखो यंग मॉडुलस होता है वो सेम रहता है। ठीक है, मैं ई लिख दे रहा हूँ, ई बराबर यंग मॉडुलस सेम रहता है, सुन लो बस थोड़ा। ठीक है, यंग मॉडुलस सेम रहता है। टफनेस होती है वो डिक्रीज होती है, टफनेस होती है वो डिक्रीज होती है, नीचे एरो मतलब डिक्रीज, ऊपर मतलब इंक्रीज। ठीक है, डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, हार्डनेस मैंने आपको बताया था अभी, हार्डनेस होती है वो इनक्रीज होती है। ठीक है, यंग स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो इनक्रीज होती है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे क्लियर। अब मैं बता दूँ किल्ड स्टील, सब आने वाले क्वेश्चन है भाई, मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखे हैं, ये बहुत बार आते हैं। ठीक है, 4-5 साल हो गए देखते देखते क्वेश्चनों को। किल्ड स्टील, देखो किल्ड स्टील होता है फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन होता है, किल्ड स्टील होती है फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन। ठीक है, किल्ड स्टील होती है फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन होती है। अब देखो यहाँ पे किसी भी मतलब स्टील को जब बनाते हैं तो इसमें क्या मिलाते हैं, जैसे मान लो कि सिलिकॉन मिलाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन जब मिलाते हैं, याद रखना सिलिकॉन मिलाते हैं, तो सिलिकॉन जो होता है वो किस तरह वर्क करता है, तो इस करता है एक्ट एज ए डी ऑक्सीडाइज़र। ठीक है, डी ऑक्सीडाइज़र मतलब ऑक्सीडाइज़र को हम रिमूव कर सकते हैं सिलिकॉन मिला के, क्योंकि अगर स्टील हम बनाते हैं भट्टी में तो वहाँ पे बबल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। मान लो कोई स्टील है, ठीक है, और उसमें बबल्स फॉर्मेशन हो जाएंगे तो इस तरीके से आपको सरफेस पे दिखाई देंगे, मतलब स्टील ख़राब हो जाएगी। तो सिलिकॉन जब हम मिलाएंगे इसमें, जब स्टील हम बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो ऑक्सीजन होती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, याद रखना। तो रिमूव ऑक्सीजन करने के लिए क्या करते हैं, हम सिलिकॉन ऐड करते हैं। ठीक है, याद रखना। और हार्डनेस ऑफ द स्टील डिपेंड्स अपॉन किस पे होता है, सीमेंट ऐड पे होता है। चिल्ड कास्ट आयरन आपने पढ़ा होगा, तो चिल्ड कास्ट आयरन होता है हाई रेजिस्टेंस टू वियर होता है। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन पढ़ा होगा आपने। ठीक है, याद रखना। देखो एक चीज़ और बता दे रहा हूँ वहाँ पे, ग्रे कास्ट आयरन होता है कार्बन प्रेजेंट इन द फॉर्म फ्लक्स। ठीक है, कार्बन इसमें प्रेजेंट होती है, वो कैसे
कैसे होती है कार्बन, ऐसे करके फ्लैक्स होते हैं, ठीक है। कार्बन इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ये क्या है, कार्बन है, ठीक है, याद रखना। तो चलिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, यहाँ तक। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ तक आपको करा दिया है, ठीक है। 2% यहाँ पे होती है मात्रा, ठीक है, किसकी, क्रोमियम की, याद रखना। टंगस्टन कितना होता है, 18%, क्रोमियम 4%, वेनेडियम 1%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखो बहुत सारे लोग तो वहीं पे छोड़ के भाग गए होंगे, मटेरियल साइंस का मैंने क्वेश्चन बताया ना, वहीं पे छोड़ के भाग गए होंगे, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहते, ठीक है, उनको कुछ सीखना ही नहीं है, उनको बस डिजिटल चाहिए, सारी चीज़ें बढ़िया एकदम मस्त, ठीक है, उनको दे दो बस छप जाए। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है भाई, बताइए, स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो सकती है इसमें से, आंसर बताओ भाई सभी लोग, बताओ। स्ट्रेंथ की यूनिट कोई भी नहीं होती है, नन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एल अपॉन एल होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होती है स्ट्रेंथ, ठीक है, ई से डिनोट करते हैं इसको, पता होगा ना, ठीक है। और यहाँ पे एक और यूनिट और आती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, उसकी भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, ठीक है, याद रखना, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए वेल्ड स्पैटर, बताइए वेल्ड स्पैटर क्या है, फ्लक्स है, इलेक्ट्रोड कोटिंग है, वेल्डिंग डिफेक्ट है, वेल्डिंग टेस्ट है, बताइए भाई। वेल्ड स्पैटर इज़ ए, तो यहाँ पे क्या है, ये वेल्डिंग डिफेक्ट है, ठीक है, वेल्डिंग डिफेक्ट है। यहाँ पे मैं आप देखो कुछ बता दूँ आपको, यहीं पे इस पेज पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जब हम वेल्डिंग करते हैं, देखो यहाँ पे ये मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से, देखो जॉइंट है, यहाँ पे तुमने वेल्डिंग करी, ठीक है, ये मैं होल्डर बना दे रहा हूँ, ये मान लो तुम्हारा वो है होल्डर, ठीक है, ये वेल्डिंग है, ये वर्क पीसेस है आपका, वर्क पीस। अब यहाँ पे क्या है कि अब वेल्डिंग करते समय जब वेल्डिंग करोगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बन जाएंगे ऊपर ही, मतलब मान लो वेल्डिंग के छींटे यहाँ पे डल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से गोल गोल, तो इसको ही बोलते हैं वेल्ड स्पैटर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे हम वेल्डिंग करते हैं ना, उसके गोल गोल छींटे से पड़ जाते हैं यहाँ पे, वही होता है वेल्ड स्पैटर, तो ये एक वेल्डिंग डिफेक्ट होता है, क्लियर। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एन थिन फास्फेट कोटिंग ऑन ए स्टील एक्ट एज ए बेस ऑफ प्राइम फॉर एनिमल एंड पेंट्स इज नॉन एज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 3 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, 3 से 4 वो पक्का आएगा, ठीक है। इस्पात पर पतली फास्फेट लेपन बनाने की प्रक्रिया जो एनिमल से पेंट करने के लिए प्राइमर का कार्य करती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पार्कराइजिंग, ठीक है, पार्करीकरण होता है। जैसे मान लो कोई भी आपकी सरफेस है, स्टील है, इस पर आप फास्फेट की कोटिंग कर रहे हो, आप किसकी, फास्फेट की कोटिंग कर रहे हो, इस पर फास्फेट की कोटिंग कर रहे हो, ठीक है, स्टील पे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्कराइजिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो गैल्वेनाइजिंग और आता है, बताइए किसी को पता है, बताइए। देखो गैल्वेनाइजिंग में होती है कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है, COATING, कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग करते हैं। अब जैसे मान लो कोई भी स्टील का आपका प्रोडक्ट है, वर्क पीसेस है, ठीक है, इसमें क्या है, आपको एक लिक्विड होगा जिंक का, ठीक है, जिंक का लिक्विड होगा, ये वाला प्रोडक्ट इसमें डाल दोगे तो इसमें जिंक का इसमें लेप हो जाएगा इसके ऊपर, तो इसको हम गैल्वेनाइजिंग बोलेंगे, ठीक है। हॉट डिपिंग करते हैं इसमें, याद रखना, हॉट डिपिंग करते हैं, हॉट डिपिंग प्रोसेस होता है जिंक गैल्वेनाइजिंग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, सैरेडाइजिंग, बताइए किसी को आता है तो, सैरेडाइजिंग बताइए। तो अभी हमने क्या किया था, देखो अभी हमने क्या किया था, जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस किया था ना, जिंक को लगाना है इसमें, जिंक को, ठीक है, जिंक को चढ़ाना। अब देखो सैरेडाइजिंग प्रोसेस में क्या होगा, जैसे हमने किसी भी प्रोडक्ट पे जिंक क्या करा था, जिंक डाला था, तो जिंक को रिमूव करना, ठीक है, जिंक को हटाना, जिंक को हटाना, जिंक को हम यहाँ पे हटाएंगे तो सैरेडाइजिंग प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है, सैरेडाइजिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। जिंक को लगाना, जिंक को किसी भी पर्पज पे लगाना, उसको गैल्वेनाइजिंग बोलेंगे, और जिंक को हटाना डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, वो है सैरेडाइजिंग प्रोसेस। अब हम आगे देखते हैं क्या है, एनोडाइजिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनोडाइजिंग जो करते हैं वो क्या, किस में करते हैं, याद रखना, एल्यूमिनियम में करते हैं, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम में करते हैं। इसमें कुछ प्रोसेस होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, आपको एनोड बनाना होता है, कैथोड बनाना होता है, इस तरीके का अपने प्रोसेस पढ़ा हो, तो याद रखना एनोडाइजिंग प्रोसेस होता है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल गेज,
बताइए। डायफ्राम गेज होगा, फिर डेड वेट प्रेशर गेज होगा, या बॉटम ट्यूब गेज होगा, या फिर ऑल ऑफ एबव। बताइए मैकेनिकल जो गेज होते हैं वो क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे आंसर होगा, देखो ये भी होगा सही, ये भी, तो ऑल ऑफ एबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को भाई लाइक करते जाना। ठीक है, बहुत मेहनत से टाइप करा है मैंने, इसको कैसे भी बनाया मैं, लेकिन बहुत 4 से 5 घंटे आपके लिए दिए हैं कल मैंने। यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा। लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, बताइए कोई बता सकता है इसका आंसर, बताइए। लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट होती है, देखो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, मैं बता दूँ आपको। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट क्या होती है। लीस्ट काउंट पहले क्या होती है बताओ, कोई पता है। लीस्ट काउंट होती है मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस होती है, इसको हम माप सकें। ठीक है, लीस्ट काउंट होती है। मीजरिंग क्या होती है भाई, बताइए। मिनिमम से मिनिमम जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, जिसको हम मापा जा सके उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। लीस्ट काउंट मतलब छोटी छोटी काउंट हम कर सकें। ठीक है, तो माइक्रोमीटर की जो लीस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है, 0.01 mm। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे कुछ लीस्ट काउंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो आउटसाइड माइक्रोमीटर आ जाए, आउटसाइड माइक्रोमीटर या फिर इनसाइड माइक्रोमीटर, इन दोनों की लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm। ठीक है, mm होती है, याद रखना। उसके बाद हम डेप्थ माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स की मैं बात करूं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स पता होगा, VERNIA। वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट कितनी होती है, 0.02 mm। ठीक है, 0.20 mm होती है यहाँ पे। तो देखिए 1 ईयर कैलिपर्स की मैंने अभी जस्ट बताई थी आपकी 0.02 होती है। चाहे वर्नियर डेप्थ गेज आ जाए, वर्नियर डेप्थ गेज आ जाए ना, तो उसको भी 0.02 ही होगी। ठीक है, 0.0 mm। अब यहाँ पे एक बात हो, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर आ जाए, तो यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर आ जाए तो उसकी होती है 5 मिनट। ठीक है, अब सुनिए बस। ठीक है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इस पर, क्योंकि डिस्प्ले पे थोड़ा लिख नहीं पाता हूँ, बाकी मैं बोर्ड पे सही से पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, बोर्ड में मैं आपको बताया करूँगा, कुछ दिन रुक जाइए, बढ़िया तरीके से बताऊँगा आपको, परेशान मत हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है रिंग गेज किस लिए यूज़ करा जाता है। रिंग गेज होता है ना, ठीक है, पता होगा, रिंग गेज पढ़ाया है मैंने बहुत बार। किस लिए यूज़ करा जाता है, बताइए कोई आंसर। तो रिंग गेज होता है वो डायमीटर ऑफ शाफ्ट और स्टड का। ठीक है, रिंग गेज होता है ऐसा गोल गोल इस तरीके से, इसके अंदर वो होती है। ठीक है, तो कोई भी डायमीटर शाफ्ट होगा, ठीक है, जो शाफ्ट होगा इसका डायमीटर चेक करने के लिए, या फिर स्टड का डायमीटर चेक करने के लिए यूज़ करा जाता है। प्लग गेज बताइए, प्लग गेज, प्लग गेज होता है ना, प्लग गेज होता है वो एक्यूरेसी ऑफ होल। ठीक है, किसके लिए करा जाता है, एक्यूरेसी ऑफ होल के लिए। ठीक है, कोई भी छेद है उसका एक्यूरेसी देखने के लिए इसका करा। स्नैप गेज आपको पता है, स्नैप गेज, स्नैप गेज किस करा जाता है, एक्सटर्नल डायमेंशन चेक करने के लिए। एक्सटेंशन जो एक्सटर्नल डायमेंशन होती है उसको चेक करने के लिए करा जाता है। स्लिप गेज, तो स्लिप गेज होता है ना, स्लिप गेज। ठीक है, स्लिप गेज किस लिए यूज़ करते हैं, एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर। जैसे मान लो कोई भी माइक्रोमीटर ख़राब हो जाता है या फिर कैलिपर्स है, तो उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो स्लिप गेज से ही चेक करी जाएगी। ठीक है, तो याद रखना, इट इज़ यूज फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर, कैलिपर्स, स्नैप गेज, डायल इंडिकेटर। ठीक है, फिलर गेज का एक आता है फिलर गेज, और देखो भाई फिलर गेज आता है, FILLER, फिलर गेज होता है। तो फिलर गेज किस लिए यूज़ करते हैं बताइए, तो इट इज़ यूज टू चेक द क्लियरेंस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स। ठीक है, क्लियरेंस चेक करने के लिए। ठीक, बियरिंग की क्लियरेंस होती है, किसी मेटिंग दो पार्ट जो चिपके हुए होते हैं उसके बीच में जो क्लियरेंस होती है ना, बहुत छोटी सी जगह होती है, उसको चेक करने के लिए फिलर गेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यहाँ बताइए भाई, इसका आंसर बताइए। ये सब मैंने, देखो मैं कोशिश करता हूँ आपको सब डाटा बताने का, आप ध्यान से सुनना है बस। ठीक है, वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार देख लेना, जल्दी जल्दी स्पीड मोड में चला के। ठीक है, अब एक बार जैसे चल जाए उसके बाद तो आपको रिवीजन होता जाएगा, तैयारी हो जाएगी पूरी, आपका रिवाइज हो जाएगा। मैंने बढ़िया तरीके से आपको तैयार डेटा करके बनाया। अब मेरे पास बोर्ड होता है एक अच्छा सा, तो मैं आपको बता दूँ, मेरे पास बोर्ड भी नहीं है अभी, लैपटॉप भी नहीं है। लैपटॉप थोड़ा सा बाहर चला गया है कहीं काम से। ठीक है, तो वो भी 1-2 महीने में आएगा। तो मैं इसीलिए मैं आपको सही से बता नहीं पा रहा हूँ लिख के, क्योंकि मुझे पता है अच्छा लिखेंगे उतना ही थोड़ा सही रहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या है। 1 पॉइस इज इक्वल टू, 1 पॉइस होता है वो किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। बताइए भाई, तो 1 पॉइस होता है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो पॉइस जो यूनिट होती है वो विस्कोसिटी की होती है, विस्कोसिटी की। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं हम। देखो विस्कोसिटी रिलेटेड आपको पता है कि अगर एक तरफ वाटर ले रहा हूँ, एक तरफ मैं ये ले रहा हूँ हनी। ठीक है, ये क्या है, हनी है, तो विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होगी,
कोई कमेंट कमेंट बॉक्स में बताएगा कि विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होगी? जल्दी बताओ, बस 3 से 4 सेकंड है, जल्दी बताओ किसकी ज़्यादा होगी विस्कोसिटी। देखिए हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू, इन दोनों को कंपेयरिंग करा जाए तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये गाढ़ापन है, ये पतला है, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर होगी। अब यहाँ पे विस्कोसिटी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी। देखो डायनामिक विस्कोसिटी होती है और विस्कोसिटी एक ही बात होती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, टाउ बराबर म्यू dy/dy, इसको पता होगा। टाउ शियर स्ट्रेस होता है, म्यू होती है विस्कोसिटी, ठीक है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? देखो भाई बैकग्राउंड की थोड़ी सी आवाज़ है तो परेशान मत होना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा खुले में वीडियो बना रहा हूँ। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? देखो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होगी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है, और CGS में क्या होगी, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, याद रखना है इसको। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ विस्कोसिटी होगी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, CGS में डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, म्यू, और म्यू होता है पास्कल, ठीक है। पास्कल सेकंड और होती है, पास्कल सेकंड और होती है, ठीक है। और CGS में क्या होती है, पॉइज, याद रखना। CGS में क्या होती है, पॉइज होती है, और या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड होती है। इसका मतलब होता है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1/10। 0.1 को क्या लिख सकते हैं अब बताओ? अभी अभी क्वेश्चन ऐसे मैंने कराया था, अभी जस्ट वो यही था, 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो 0.1 क्या होता है भाई, 1/10 जब लिखोगे तो यही तो हो जाएगा। तो कैसे भी दे सकता है, मैंने यहाँ पे डिटेल में कराया आपको सारी चीज़ें। ये सब जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब हैं। अब सिंपल आपको जैसे पूछ लिया जाए डिप्लोमा लेवल पे तो ये बस यही आता है या फिर ये आ जाएगा, लेकिन ये सब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। डायमेंशन क्या होती है, ml-1 t-1, ठीक है। अब बात करूँ मैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होती है, म्यू अपन रो होती है, वी से डिनोट करते हैं, और म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी अपन रो होती है डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वी बराबर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। स्टोक बराबर होता है, स्टोक होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट, तो 10⁻⁻⁴ 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। CGS में क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। 1 सेंटी स्टॉक क्या होती है, 10⁻⁻² स्टॉक, डायमेंशन होती है L2T-1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इन केस ऑफ गैस, यहाँ पे अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ठीक है, ये और बात आती है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी में क्या अंतर होगा। तो इन केस ऑफ गैस, ठीक है, गैस के केस में बात करूँ तो टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो गैस के केस में होती है विस्कोसिटी घटती है, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस के वो चिपक जाते हैं आपस में, ठीक है, चिपक जाते हैं, तो वो विस्कोसिटी वहाँ पे कम हो जाती है। और टेम्परेचर हम लिक्विड के केस में हम बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। लिक्विड के, अब पानी जैसे हम बॉईल करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, वो सॉरी ज़्यादा होगी। हाँ देखो टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं लिक्विड के केस में तो विस्कोसिटी जो होती है वो कम होती है, ठीक है। कम विस्कोसिटी कम होने का मतलब ये है कि जो वाटर होता है वो पतला होता जाता है। तो यहाँ पे लिक्विड के केस में लिख रहा है टेम्परेचर इंक्रीज, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो डेंसिटी की बात करूँ मैं, डेंसिटी थोड़ा बता दूँ आपको। देखिए साथ में सब रिवाइज करता जा रहा हूँ आपको, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, सबको पता होगा, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसकी जो वो होती है क्या कहते हैं, डायमेंशन होती है ml-3, ठीक है। ये आते हैं डेंसिटी। अब यहाँ पे और बात करूँ मैं डेंसिटी वाटर के केस में, अगर बात करूँ वाटर के केस में तो 1000 होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और Hg की बात करूँ, जैसे पारा होता है तो 13600 होती है किलोग्राम। और यहाँ पे एयर की बात करूँ मैं, एयर की डेंसिटी होती है 1.2 किलोग्राम। और यहाँ पे मैं बात करूँ ऑयल के केस में, ठीक है, ऑयल के केस में बात करूँ डेंसिटी होती है 700 से 800 के बीच में, ठीक है, याद रखना ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। और यहाँ पे एक और बात करूँ मैं इन केस ऑफ ऑयल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑयल, एक मिनट रुकना, डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो ऑयल की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है, जिसकी सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, डेंसिटी ऑफ ऑयल होता है वो क्या होता है, वो कम होता है, और डेंसिटी ऑफ वाटर की ज़्यादा होती है। अब देखो डेंसिटी को हम कैसे देख सकते हैं, डेंसिटी जैसे मान लो कि हमने कभी एक गिलास लिया, ठीक है, एक गिलास लिया, उसमें हमने क्या डाला, यहाँ पे वाटर डाला, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, तो वाटर हो गया यहाँ पे ऐसे करके, और ऊपर क्या हो गया, ऑयल, ऊपर हम ऑयल डालेंगे तो ऊपर ऑयल रह जाता है, यहाँ पे क्या होता है, वाटर, नीचे वाटर चला जाता है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे रहता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा डेंसिटी वाटर की ज़्यादा होती है, ठीक है, याद रखना। अब देखो डेंसिटी ऑफ
सॉलिड के केस में, उसके बाद डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ गैस। तो ये इक्वेशन याद रखना, डेंसिटी सॉलिड के केस में ज़्यादा होती है, लिक्विड के केस में उससे कम और गैस के केस में उससे कम होती है। ठीक है, यहाँ याद रखना, देखो टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी होती है वो कम होगी, ठीक है, वाटर के केस में, और वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है, याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी जब होती है वो बढ़ती है और वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है। अब कैसे समझ जाओगे क्या? और मैं लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो डेंसिटी कम हो रही है। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा लो आप, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाओ, इसका टेम्परेचर बढ़ाओ, ठीक है, बर्फ़ का टुकड़ा, तो क्या होगा, इसकी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं? वॉल्यूम जैसे अब बर्फ़ हो पानी बनेगा तो वॉल्यूम उसका जो आयतन होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसको। बाकी इंपॉर्टेंट है, इतनी चीज़ होगी डेंसिटी से। अब देखो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, देखो प्रेशर क्या होता है, P बराबर F अपॉन ए होता है प्रेशर। ठीक है, इसकी यूनिट होती है पास्कल, पास्कल होती है, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, और एक एटीएम भी होती है, एटीएम, ठीक है, एटीएम होता है 101,325 पास्कल होता है। ठीक है, और एक बार और होती है, ठीक है, बार होती है ना, बार भी यूनिट होती है जिसकी 10⁵ पास्कल होता है, याद रखना। और एक यूनिट और होती है, याद रखना, टोर, बहुत इंपॉर्टेंट है टोर, याद रखना। 1 टोर इजकल टू होता है 1 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बार की वो प्रेशर की यूनिट है। अब आगे देखते हैं स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है बताइए? तो स्पेसिफिक वेट जो होता है वो W बराबर क्या होता है, रोज ही होता है, सबको पता है। और यहाँ पे इसकी यूनिट होती है 1 न्यूटन मीटर क्यूब होता है, और इसकी वो होती है, क्या कहते हैं, डायमेंशन होती है, क्या हो जाएगी, ml-2 और t-2। ठीक है, ये याद रखना, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, सभी लोग बताना है आपको आंसर इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन द फिगर गिवन अबव फॉर द आइडियल फ्लूइड द कर्व दैट अप्लाइड इज। तो यहाँ पे आइडियल फ्लूइड के केस में यहाँ पे जो कर्व है ना, क्या बताना है, यहाँ पे कौन सा कर्व है गिवन आइडियल फ्लूइड, हाँ, आइडियल फ्लूइड के लिए जो कर्व बताना है वो कौन सा होगा बताइए? देखो डिप्लोमा बेसिस पे आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो ये जो वाला जो डायग्राम वो याद रखना। ठीक है, यहाँ पे आइडियल फ्लूइड की कंडीशन में जो ए वाला जो कर्व है ना, ए वाला, वो आइडियल फ्लूइड की कंडीशन में होगा, ए आंसर। ठीक है, ये वाला जो कर्व है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्ट्रेट लाइन होती है, वो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए होता है। ठीक है, ये वाला जो कर्व है वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन अगर बोले तो न्यूटोनियन फ्लूइड, कर्व लाइन बोले तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, याद रखना। चलिए, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? ए फ्लो विच द फ्लूइड पार्टिकल मूव इन ए जिगजैग हैब्जर्ड एंड डिसऑर्डरली मैनर इज नॉन एज। एक प्रभाव जिसमें तरल के कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं जाना जाता है, बताइए क्या आंसर होगा इसका? स्टडी फ्लो होगा, वन डायमेंशनल फ्लो होगा, लैमिनर फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा? बताइए भाई, जल्दी बता दो इसका आंसर सभी लोग। तो इसका आंसर होगा टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, मतलब कोई फ्लूइड के पार्टिकल हैं, ठीक है, वो कैसे कर रहे हैं, इस तरीके से गति कर रहे हैं, कोई टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से जैसे मान लो कि ट्यूबवेल चलता है, ठीक है, आप देखा होगा ऐसे करके, और ट्यूबवेल चलता है तो पानी ऐसे बहुत तेज गिरता है यहाँ पे, तो भंवर सा बन जाता है, ठीक है, ऐसे करके। तो क्या होता है, ये टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, इसके जो जो फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं वो क्रॉस करते हैं ईच अदर। ठीक है, बाकी लैमिनार फ्लो क्या होता है, इसकी जो लेयर होती है ना, ऐसे करके आराम से धीरे धीरे आराम से चलता है वो पानी। ठीक है, ये होता है लैमिनार फ्लो। इसके जो फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं डू नॉट क्रॉस ईच अदर, मतलब क्रॉस नहीं करते हैं एक फ्लूइड के पार्टिकल आपस में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ और बता दूँ, रेनॉल्ड्स नंबर आपने पढ़ा होगा, रेनॉल्ड्स नंबर आर वी क्या होता है, रो वी डी अपॉन म्यू होता है। ठीक है, म्यू यही होता है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर का मान 2000 से, देखो रेनॉल्ड्स नंबर का मान अगर 2000 से क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है, और 2000 से रेनॉल्ड्स नंबर का मान अगर 2000 से कम है तो क्या होगा, लैमिनार। ठीक है, ये लैमिनार का है, ये टर्बुलेंट का है, याद रखना। ठीक है, ये देखिए भाई, देखो उसका आंसर बताओ। इन ऑर्डर टू अवॉइड सेपरेशन इन वेंचुरीमीटर एंगल ऑफ डाइवर्जेंट केप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेंचुरीमीटर। देखिए सबसे पहले वेंचुरीमीटर किस लिए यूज़ करा जाता है बताइए?
डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए, ठीक है। और किसी भी एंगल में डिस्चार्ज मेजरमेंट कर सकते हैं इससे, ठीक है। और बताइए इसका जो एंगल होता है ये वाला, देखो यहाँ तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो ये वाला जो एंगल है ना वेंचुरीमीटर का, जो अबर्ट सेपरेशन बचाने के लिए जो वेंचुरीमीटर का जो एंगल होता है वो कितना होता है बताइए। तो होता है 5 से 7 डिग्री, ठीक है। 5 से 7 डिग्री होता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा बता दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये वेंचुरीमीटर है, ठीक है। ये वेंचुरीमीटर है, यहाँ पे थ्रॉट होता है वो D/3 है। यहाँ पे जो कन्वर्जेंट यहाँ पे होता है पार्ट, और ठीक है ये होता है डाइवर्जेंट पाइप, ठीक है। यहाँ पे 2.5 डायमीटर होता है इसका, ये 7.5 डायमीटर होता है इसका लेंथ जो होती है, ठीक है। डायमीटर के बराबर होना चाहिए। डायमीटर आपका D है तो ये 7.5 D होना चाहिए। ये डायमीटर D है तो D/3 ये होना चाहिए थ्रॉट, और ये इसका कन्वर्जेंट होना चाहिए वो 2.5 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात करूँ मैं पाइप की, तो ये पाइप है, वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज होती है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा बता दे रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से देखना है आपको। एंगल ऑफ कन्वर्जेंट अगर बात करूँ मैं, तो एंगल ऑफ कन्वर्जेंट क्या होता है, कन्वर्जेंट एंगल ये वाला होता है, ठीक है। कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कन्वर्जेंट होगा वो 15 से 20 डिग्री होगा। एंगल ऑफ डाइवर्जेंट होगा 5 से 7 डिग्री होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट पाइप इज लेस देन लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पाइप, मतलब LC होता है वो कम होता है, मतलब लंबाई इसकी होती है कन्वर्जेंट पाइप की वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू डाइवर्जेंट पाइप, ठीक है। डाइवर्जेंट पाइप होता है वो उसकी लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, ये याद रखना। डिस्चार्ज होता है वो वेंचुरीमीटर का, वो तो CD A1 A2 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर 2GH होता है अंडर रूट में, ठीक है। मेजर क्या करता है, रेट ऑफ डिस्चार्ज करता है, ठीक है, बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट कॉन इन ए वेंचुरीमीटर इज थ्राउ फॉर लॉन्ग टाइम फॉर टाइम्स दैट द कन्वर्जेंट कॉन अवॉइड द फ्लो सेपरेशन, मतलब फ्लो सेपरेशन बचाने के लिए यहाँ पे ये लंबी होती है, ठीक है। और मेजरमेंट फ्लो एनी डायरेक्शन, ठीक है, एनी डायरेक्शन में हम मेजरमेंट फ्लो कर सकते हैं। यहाँ पे CD क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, और यहाँ पे A1 एरिया ऑफ इनलेट है और एरिया ऑफ आउटलेट है, ठीक है, A2, ठीक है। समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। चलिए, आई होप आपको वेंचुरीमीटर थोड़ा समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। मैंने कोशिश करी है आपको थोड़ा बताने की, ठीक है, रिकॉर्ड करने की। देखो यहाँ पे क्या है, ए रोटामीटर इज़ ए डिवाइस यूज टू मीजर। तो रोटामीटर किस लिए यूज़ करा जाता है, वो करा जाता है, बताइए किसके लिए, बताइए। तो फ्लूइड फ्लो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो फ्लूइड फ्लो इसका आंसर होगा, ठीक है। फ्लूइड फ्लो या फिर डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए रोटामीटर। अब देखो पिटॉट ट्यूब आपको बताना है। पिटॉट ट्यूब जो होती है वो किसके लिए यूज़ करी जाती है, वो करी जाती है भाई वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए, ठीक है। वेलोसिटी मेजरमेंट इन पाइप, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप की हम बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा दूंगा आपको, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप, द लिक्विड एंटर द पंप, बताइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, ठीक है। तो एट द सेंटर से करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो लिक्विड एंटर करता है वो एट द सेंटर से करता है। अब देखो कैसे करता है भाई, देखो ये है आपका क्या, मैं थोड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो यहाँ पे जो पाइप लगा होगा इस तरीके से लगा होगा, तो लिक्विड ऐसे एंटर होगा एट द सेंटर, तो यहाँ से एंटर होगा, ठीक है, याद रखना एट द सेंटर। बाकी यहाँ पे और बात करूँ मैं, इसका आंसर बताइए, सभी लोग इसका आंसर बताना है। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज गिवन बाय। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो क्या होती है, बताइए। पंप के केस में क्या होती है, देखो पंप के केस में होती है NS इजकल टू N√P/H⁴ 3/4, ठीक है। पंप के केस में होती है 3/4, याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा भाई 3/4, इसका आंसर C हो जाएगा। अब मैं टरबाइन के केस में बात करूँ, टरबाइन के केस में अगर बात करूँ तो NS इजकल टू N√Q/H⁴ कितनी हो जाएगी बताइए, 5/4 होगा ना, ठीक है, 5/4। तो ये याद रखना, ये टरबाइन के केस में होती है, इंपॉर्टेंट है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप की मैं बात करूँ, यहाँ देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए हेड डेवलप्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज। तो हेड डेवलप्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर बताइए। जो हेड डेवलपमेंट होता है वो बताइए, स्पीड ऑफ इम्पेलर एंड स्पीड ऑफ डायमीटर ऑफ इम्पेलर, ठीक है। तो इस डायमीटर ऑफ इम्पेलर, स्पीड ऑफ इम्पेलर, ठीक है, C इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको हम देख लेते हैं। देखो ये फोटो आपको दिख रहा होगा, ये मैंने आपको अपलोड भी किया था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि Q होता है ना, वो Q बराबर क्या होगा, DQ/N होगा, ठीक है, DQ × N होगा।
और डिस्चार्ज। तो P बराबर क्या होगा, D5 × N³ होगा। ठीक है। उसके बाद अगर H की बात करूँ, हेड की बात करूँ, तो हेड होगा N² और D²। ठीक है। तो ये याद रखना। बाकी देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 2 वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, 2 वीडियो बनाऊँगा इसका। आपको क्या करना है, एक सुबह मिल जाएगा आपको वीडियो, जहाँ तक कोशिश करूँगा सुबह मिल जाएगा। ठीक है, या इसके तुरंत बाद में अपलोड कर दूँगा दूसरा 9 बजे तक, तो देख लेना। क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो 2 वीडियो मिल जाएंगे आपको। बाकी वीडियो को लाइक कर देना भाई। ठीक है, सभी लोग को क्या करना है, सभी लोग क्या करना है, लाइक कर देना वीडियो को। बहुत मेहनत से बनाया वीडियो, और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब कर देना चैनल को, हो सके तो। ठीक है, सपोर्ट कर दो भाई। क्योंकि मैंने ये देखा है, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, जो जानते ही नहीं है कुछ भी, उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कम से कम 240 वीडियो डाल रखी हैं। आप कुछ भी नहीं करते हो, सपोर्ट भी नहीं करते हो बिल्कुल भी, इसलिए और नहीं बनाता हूँ वीडियो। चलिए, मन हो तो कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।